नमस्कारः। भवतां समेषाम् अस्यां कक्षायां स्वागतम्। भवतां पाठ्यक्रमे प्रथमप्रश्नपत्रे तत्र अष्टमी अन्विति अस्ति, नाम भारतीयसंविधाने शिक्षा। तस्याः प्रथमबिन्दुः वर्तते भारतीयसंविधाने शिक्षा, शैक्षिक अवसराश्च। भो विद्यार्थिनः, यथा भवन्तः जानन्ति एव यत् अस्माकं संविधाने शिक्षायाः व्यवस्था अपि वर्तते। सर्वेषां कृते शिक्षायाः समानः अवसरः स्यात्, एतदर्थम् अस्माकं संविधाने अनेकाः धाराः तथा च अनेके अनुच्छेदाः सन्ति। प्रथमं जानन्तु यत् शैक्षिक अवसराः इत्युक्ते अथवा शैक्षिक अवसराणां समानता इत्यस्य को अभिप्रायः। हिंदी भाषायाम् अपि अहं वदामि यत् शैक्षिक अवसरों की समानता से अभिप्राय समाज के सभी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा के अवसरों की समानता प्रदान किए जाने से है। इत्थं शैक्षिक अवसराणां समानता इत्युक्ते सर्वेषां कृते शिक्षायाः अधिकारः भवेत्। अग्रे चलामः। भारतीयसंविधाने शिक्षा। यथा भवन्तः जानन्ति यत् ज्ञानं हि मनुजस्य तृतीयं नेत्रं मन्यते। समस्ततत्त्वानां मूलभूतं तत्त्वं बोधयितुं क्षमता प्रदातुं च प्रेरयति शिक्षा। शिक्षया संसारस्य सुखं, समृद्धिः, सुयशः तथा च पारलौकिकं सुखं प्राप्यते। सर्वे जानन्ति शिक्षायाः महती आवश्यकता वर्तते। पुरा सर्वेषां जनानां शिक्षायाः समानाधिकारः न आसीत्। तत्र शिक्षा मुख्यरूपेण ब्राह्मणवर्गस्य कृते आसीत्, येन शिक्षा दृष्ट्या अन्यवर्गाणां विकासः न अभूत्। किन्तु वर्तमाने एषा स्थितिः परिवर्तिता। अद्य शिक्षायाः उपरि सर्वेषाम् अधिकारः वर्तते। अस्माकं संविधाने अपि एतादृशाणाम् उपबन्धानां व्यवस्था अस्ति, येन शिक्षा समेषां कृते सुलभा भवति। अतः प्रथमः भारतीयसंविधाने शिक्षायाः का व्यवस्था वर्तते इति विषये जानीमः। भो छात्राः, पश्यन्तु, संविधाननिर्माणेन भारतदेशस्य नवनिर्माणं 26 जनवरी 1950 तमे वर्षे बभूवः। सर्वे जानन्ति एव संविधानदिवसः अपि अस्ति अयम्। पुनः संविधानमिदं देशस्य सर्वनागरिकाणां न्यायस्य, स्वातन्त्र्यस्य, समानतायाः, भ्रातृत्वस्य, प्रजाप्रभुत्वस्य, गणराज्यस्य च संरक्षकः आधारभूतं च आसीत्। अर्थात् सर्वेषां कृते समानतायाः अवसराः अस्माकं संविधाने उल्लिखितं वर्तते। पश्यन्तु, अत्र संविधानस्य सप्तमी सूचिका वर्तते। अस्यां किम् अस्ति? पश्यन्तु, भारतीयसंविधाने तिसॄणां सूचीनाम् उल्लेखो वर्तते। तत्र प्रथम सूची अस्ति संघसूची, केन्द्रीयसूची वा। पुनः द्वितीय वर्तते राज्य अथवा प्रांतीय सूची। तृतीय अस्ति संवर्ती सूची। छात्रों, आप यहाँ ये जाने कि संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची क्या है। संघ सूची, जैसा कि नाम से ही प्रतिपादित हो रहा है कि इसमें कानून बनाने का जो अधिकार था वह केंद्र को था और संसद ही कानून बनाने पर सर्वाधिकार रखती है। इसी तरह से राज्य सूची, कानून बनाने का, नियम बनाने का जो अधिकार है वह राज्य सरकार को है। और संवर्ती सूची, इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर के कानूनों का निर्माण करती है ना। पुनः एकवारं पश्यन्तु, संघसूची मध्ये किमस्ति? शासनाधिकारः केन्द्रसर्वकारस्य अस्ति। विषयेषु सर्वाधिकारः संसदस्य वर्तते। अत्र केन्द्रसूच्यां पुनः द्वितीय अस्ति राज्य अथवा प्रान्तीय सूची। अत्र विषयेषु सर्वाधिकारः राज्यसर्वकारस्य अस्ति। पुनः तृतीया वर्तते संवर्ती सूची,
केंद्र राज्य सर्वकारयोः उभयोरपि विधायकाधिकारो अस्ति। भवन्तः ज्ञातवन्तः एव। पुनः संवर्तिसूच्यां विशिष्टा वार्ता का अस्ति यत् शिक्षा संवर्तिसूच्यां वर्तते। वो छात्राः संवर्ती सूचीतः पूर्व शिक्षा राज्य सूच्याम् आसीत्, किंतु पश्चात इत्युक्ते मैं यहाँ आपको ये बताना चाहूँगी कि 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ। याद रखिएगा 1976 इसमें 42वां संविधान संशोधन हुआ। उसके बाद से शिक्षा को संवर्ती सूची का विषय माना गया, यानी कि शिक्षा पर जो अधिकार है वह केंद्र और राज्य इन दोनों का संयुक्त रूप से होगा। अतः संवर्ती सूच्यां केंद्र राज्य सर्वकारयोः उभयोरपि विधायकाधिकारो वर्तते। अग्रे चलामः। शिक्षा नीतेर निर्धारक प्रमुखः धाराः। अब यहाँ शिक्षा नीति को निर्धारित करने वाली प्रमुख धाराएं कौन सी है, जिनके द्वारा विशिष्ट प्रकार की जो समानताएं हैं, शैक्षिक अवसरों की समानताएं हैं जो दी गई हैं। छात्रों, अगर हम बात करें कि भारत में जो शिक्षा नीतियां बनी उनमें विशेष रूप से जो मुद्दे रहे वह प्रथम तो ये था कि 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाए। पुनः प्रौढ़ों के लिए प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की व्यवस्था हो। पत्राचार पाठ्यक्रम, अल्पकालिक शिक्षा आदि की अधिकाधिक व्यवस्था हो। ओपन स्कूल, ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा शिक्षा प्रदान की जाए। इसके अतिरिक्त पिछड़े वर्गों, स्त्रियों, विकलांगों की शिक्षा को भी प्रोत्साहन दिया जाए। अल्पसंख्यकों की शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाए और समान स्कूल पद्धति, पड़ोसी विद्यालयों की व्यवस्था इत्यादि इत्यादि अनेकों विषय रहे हैं। लेकिन इन सभी मुद्दों को विशिष्ट रूप से कुछ अनुच्छेदों के द्वारा जोड़ दिया गया। अब यहाँ हमारा विषय है ही यही कि भारतीय संविधान में शिक्षा की व्यवस्था क्या है, तो इसको हम देखेंगे। अग्रे वयं पश्यामः। प्रथमः अस्ति 28 अनुच्छेदे यद् राज्य सर्वकारेण पूर्णरूपेण पोषितासु न क्वापि संस्थासु धार्मिक शिक्षा भविष्यति। मतलब सीधा सीधा यह धार्मिक शिक्षा का निषेध कर रहा है। तो अनुच्छेद 28 यह स्वतंत्रता देता है कि किसी भी संस्था में जो कि राज्य सरकार के द्वारा या सरकार के द्वारा पोषित की जा रही है उसमें किसी भी प्रकार की कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। पुनः 29 अनुच्छेदस्य प्रथम भागे अस्ति भारतस्य कस्मिन्नपि प्रान्ते क्षेत्रे यत्र कुत्रापि जनाः स्वभाषालिपेः संस्कृतेश्च संरक्षणाय अधिकारिणो भविष्यन्ति। मतलब अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपनी संस्कृति के संरक्षण के अधिकारी होंगे। भारत का कोई भी किसी भी प्रांत में कोई भी व्यक्ति रहता है तो उसको ये सारी स्वतंत्रताएं दी जाएगी। पुनः अनुच्छेद 29 अनुच्छेदस्य द्वितीय भाग अस्ति राज्य द्वारा संचालित सहाय्यभूते वा कस्मिन्नपि विद्यालये कोऽपि छात्रः जाति, धर्म, लिंग, भाषा भेदेन प्रवेशात् वंचितो न भविष्यति। मतलब सरकार के द्वारा संचालित कोई भी विद्यालय है उसमें किसी भी छात्र को जाति, धर्म, लिंग, भाषा इत्यादि के भेद से प्रवेश में से वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ऐसा कहा गया है अनुच्छेद 29 के द्वितीय भाग में। आगे हम देखेंगे 30 अनुच्छेदे तत्र किम लिखितं वर्तते धर्मेण भाषया वा निर्धारिताल्पसंख्यकाः स्वरुच्यानुकूलं शिक्षण संस्थाः स्थापयितुम् अधिकारिणो भविष्यन्ति। धर्मेण, पुनः पश्यन्तु एकवारं, धर्मेण भाषया वा निर्धारिताल्पसंख्यकाः स्वरुच्यानुकूलं शिक्षण संस्था स्थापयितुम् अधिकारिणो भविष्यन्ति। मतलब यहाँ पर भाषा या धर्म के आधार पर जो अल्पसंख्यक माने गए हैं वह अपनी रुचि के अनुसार शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने के अधिकारी होंगे। यह छूट अनुच्छेद 30 में दी गई।
आगे हम देखेंगे राज्यस्य नीति निर्देशक तत्वानि शिक्षा विषये। अब जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, उनमें नीति निर्देशक तत्वों में काफी सारी बातें कही गई है, लेकिन यहाँ हमारा औचित्य शिक्षा के विषय में जानने से है। तो ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, वह शिक्षा के विषय में क्या उपबंध, क्या स्वतंत्रताएं देते हैं, उसको हम जानेंगे। अनुच्छेद 41 एकचत्वारिंशत् अनुच्छेदे किम् उल्लिखितं वर्तते पश्यन्तु। राज्ये स्वसामर्थ्यानुसारं यथाशक्ति कार्यं प्राप्तुं शिक्षां मध्येतुं वार्धक्ये रुग्णतायां वा अंगहीनत्व स्थितौ वा अन्यान्य अर्हतानां भावे सार्वजनिक साहाय्यम् आचरितुं कार्य साधकोपबन्धानां प्राप्तिं कारयिष्यति। कुल मिलाकर यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि राज्य अपने आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी, निशक्तता तथा अन्य अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा। तो इस तरह से हमने देखा कि अनुच्छेद 41 कई प्रकार की जो सुविधाएं हैं वह अपने नागरिकों को प्रदान करता है। पुनः अग्रे पश्यामः। पंचचत्वारिंशत् अनुच्छेदे किम् उल्लिखितं वर्तते यत् संविधानस्य क्रियान्वयात् 10 वर्षाभ्यन्तरे सर्वेषां बालकानां आचतुर्दश वर्षम् अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा प्रदानाय राष्ट्रं यत्नशीलं भवति। अर्थात संविधान की धारा 45 में संविधान लागू होने की तिथि से 10 वर्ष की अवधि के भीतर 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा सुलभ करा दी जाएगी। आगे देखें हम 46वां अनुच्छेद है। तत्र किम् उल्लिखितं वर्तते पश्यन्तु। राज्यं वर्णचतुष्टये निम्नतर वर्णानां साम्प्रतम् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति इत्याख्येनाभिधीयमानानां वर्गाणां शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक संरक्षणाय तेषाम् उत्तरोत्तर उन्नतये च प्रयासं करिष्यति। संविधान का अनुच्छेद 46 प्रावधान करता है कि राज्य सरकार के कमजोर वर्गों में शैक्षणिक और आर्थिक हितों, विशेषतः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का विशेष ध्यान रखेगा और उन्हें सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार के शोषण से संरक्षित रखेगा। तो इस प्रकार से हमने अनुच्छेद 46 को देखा। तो छात्रों, अनुच्छेद 41, 45 और 46 इसका हमने शिक्षा के संदर्भ में विशेष रूप से अध्ययन किया। और आगे हम देखेंगे शिक्षायाः अधिकारः, राइट टू एजुकेशन। अत्र किम् उल्लिखितं वर्तते यत् प्रजातन्त्रीय राज्येऽस्मिन् सर्वस्यापि व्यक्तिविशेषस्य प्राथमिकः अधिकारः वर्तते शिक्षा। अर्थात सर्वेषां कृते शिक्षायाः अधिकारः वर्तते। संक्षिप्तेन यदि वयं वदामः, अग्रिमे अस्ति अस्मिन् सन्दर्भे संविधानस्य 21 तथा च 26 अनुच्छेद नियमाः सन्ति। पुनः शिक्षायाः अधिकारः भारतदेशे अप्रैल मासस्य 1 दिनाङ्के 2010 तमे वर्षे आगतः। अस्मिन् सर्वेषां वर्गाणां बालकानां कृते शिक्षायाः समानतायाः अधिकारः वर्तते इति उल्लिखितं वर्तते। छात्रों, मैं यहाँ आपको बताऊं कि शिक्षा का जो अधिकार आया है, राइट टू एजुकेशन, जो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ संपूर्ण देश में, इसमें अगर हम विशेष बात करें तो 14 वर्ष तक के बालकों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा तो है ही, लेकिन ये इतना ज़्यादा प्रसिद्ध क्यों हुआ? क्योंकि अब जो प्राइवेट स्कूल है, निजी स्कूल है, जिनमें ऐसा माना जाता था कि बहुत महंगे स्कूल है और जिसमें गरीब विद्यार्थी का पहुंचना एक कल्पना के समान है, उन सब के लिए शिक्षा के द्वार खोल दिए गए।
प्रत्येक निजी विद्यालय को में यह व्यवस्था कर दी गई कि 25% जो सीटें हैं वह गरीब तबके के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित रखी जाएगी। और तभी से यानी कि 1 अप्रैल 2010 से ये कठोरता से यह नियम पालन होने लगा और RTE के थ्रू यह अधिकार गरीब लोगों को मिला कि वे भी अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में, नामी गिरामी स्कूलों में पढ़ा सकें। और इसमें भी बहुत सारे उपबंध हैं और आपको यह जो अधिकार है वह विस्तार से पढ़ना चाहिए। मुख्य रूप से यह है कि ये अधिकार तो दे दिया गया, लेकिन मान लीजिए कोई विद्यालय है इसको नहीं पालना करता है इसकी, तो उसके लिए कठोर दंड, आर्थिक दंड का प्रावधान रखा गया कि 1 लाख रुपए का उसको तुरंत जुर्माना देना पड़ेगा। और इसके अतिरिक्त जब तक डिसीजन नहीं होता है प्रतिदिन के हिसाब से उसको 10,000 रुपये देने होंगे। इसके अतिरिक्त जो स्कूल के अध्यापक हैं उनकी ट्यूशन पे रोक लगाई गई। यदि शिकायत आती है तो उनको तुरंत प्रभाव से बर्खास्त कर दिया जाएगा। और बहुत सारी बातें हैं जो इसके अंदर उल्लिखित है। मैं समझती हूँ कि यहाँ जो शैक्षिक अवसरों की समानता है उसके विषय में जो सभी गरीब बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया, उसी संदर्भ में बात करना ठीक रहेगा। तो विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हमने संविधान में किस तरह से शिक्षा का अधिकार दिया गया है, कौन कौन से प्रसिद्ध अनुच्छेद रहे हैं, ये सब कुछ मैंने आपको बताया। और मैं समझती हूँ कि आपको यह विषय अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।